नमस्कार। आज हम भारत के हालिया इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डाल रहे हैं जिसने पूरे देश को सच में अंदर तक हिला दिया था। दिसंबर 2012 का निर्भया कांड। जी। हमारे पास इस घटना, इसके बाद जो कुछ हुआ और इसके असर का विश्लेषण करने वाले कुछ स्रोत हैं। और आज हम इन्हीं के जरिए इस पूरे मामले की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2012 में, दिल्ली में। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी, बल्कि समाज और कानून के सामने आप कह सकते हैं कई बेहद मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। सही बात है। एक युवा पैरामेडिकल छात्रा के साथ जो क्रूरता हुई, उसने जैसे पूरे देश की चेतना पर एक चोट सी की। हम्म। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोतों के आधार पर उस रात असल में हुआ क्या था? बिल्कुल। ये 16 दिसंबर 2012 की रात थी। हम्म, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, एक 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा, जिसे बाद में मीडिया ने पहचान छुपाने के लिए निर्भया नाम दिया था, वो अपने एक दोस्त के साथ, एक पुरुष मित्र के साथ रात को दक्षिणी दिल्ली में फिल्म देखकर घर लौट रही थी। देर रात थी। हाँ, देर रात थी। हम्म, तो घर जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने मुनिरका इलाके से एक निजी चार्टर्ड बस पकड़ी। निजी बस? मतलब ये कोई रेगुलर सरकारी बस नहीं थी? नहीं नहीं, ये एक प्राइवेट बस थी। हम्म, आमतौर पर दिन में स्कूल के बच्चों या ऑफिस जाने वालों के लिए चलती थी, पर उस रात वो ऑफ ड्यूटी थी। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि बस में ड्राइवर समेत 6 लोग पहले से ही सवार थे हम्म, और उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। हम्म, बस के चलने के कुछ ही देर बाद उन्होंने बस के दरवाजे बंद कर दिए और लाइट्स भी बंद कर दी। ओह, फिर उन्होंने पहले लड़की के दोस्त पर हमला किया। उसे रोकने के लिए शायद? हाँ, बिल्कुल। उसे बुरी तरह पीटा गया, लोहे की रॉड से मारा गया ताकि वो कोई विरोध ना कर सके या लड़की की मदद ना कर पाए। उसे बहुत गंभीर चोटें आईं। और इसके बाद उन सबका ध्यान उस लड़की पर गया। जी, और उसके बाद जो हुआ वो भयानक है। हाँ। जो विवरण स्रोतों में दर्ज हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उन 6 लोगों ने उस अकेली लड़की के साथ चलती बस में बारी-बारी से सामूहिक बलात्कार किया। चलती बस में। हाँ। चलती बस में। और ये सिर्फ एक यौन हमला नहीं था, ये चरम बर्बरता थी। स्रोतों के अनुसार उन्होंने लोहे की रॉड का इस्तेमाल करके उसे अंदरूनी तौर पर बहुत गंभीर चोटें पहुंचाईं। ओह! और बर्बरता यहीं खत्म नहीं हुई। इस अपराध के बाद लगभग 1 घंटे तक वो बस शहर की सड़कों पर घुमाते रहे। फिर उन्होंने दोनों को, लड़की और उसके दोस्त को, लगभग नग्न और बुरी तरह घायल हालत में महिपालपुर में सड़क किनारे चलती बस से नीचे फेंक दिया। चलती बस से? दिसंबर की कड़ाके की ठंड में। जी हाँ। लड़की की शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी। विवरण इतने विचलित करने वाले हैं कि जैसा आपने पहले भी कहा, हमले की वजह से उसकी आंतें तक शरीर से बाहर आ गई थीं। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। अकल्पनीय है ये तो। बिल्कुल। राहगीरों ने उन्हें देखा और फिर पुलिस को सूचना दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया होगा फिर? हाँ, तुरंत पास के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली में डॉक्टरों ने कई सर्जरी की, पर उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और शायद बेहतर इलाज की उम्मीद में सरकार ने उसे एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल भेजने का फैसला किया। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, या उम्मीद थी कुछ? दुर्भाग्यवश हाँ, शायद देर हो चुकी थी। सिंगापुर में भी डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अंदरूनी चोटें इतनी ज्यादा थीं और संक्रमण इतना फैल चुका था कि शरीर जवाब दे रहा था। पूरे 13 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच वो लड़की जूझती रही और आखिरकार 29 दिसंबर 2012 को उसकी मृत्यु हो गई। 13 दिन? हाँ, और यहाँ जो बात स्रोतों में बार बार उभर कर आती है, वो सिर्फ अपराध की भयानक प्रकृति ही नहीं, बल्कि ये तथ्य भी है कि ये सब देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच रात के समय सड़कों पर घूमती एक बस के अंदर हुआ। इसने प्रशासन और जो सार्वजनिक सुरक्षा के दावे हैं, उन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसकी मृत्यु की खबर के बाद जो हुआ देश में, वो शायद अभूतपूर्व था। ऐसा लगा जैसे कोई बांध टूट गया हो, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी मृत्यु की खबर जैसे ही आई, पूरे देश में, खासकर दिल्ली में, गुस्सा और शोक की एक लहर सी दौड़ गई।
ये सिर्फ अखबारों या टीवी तक सीमित नहीं रहा। नहीं, सड़कों पर दिख रहा था। हाँ, हजारों की संख्या में लोग, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं और महिलाएं थीं, वो अपने आप मतलब किसी के बुलावे पर नहीं, खुद ही सड़कों पर उतर आए। जी। दिल्ली का इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के पास का जो रायसीना हिल इलाका है, वो विरोध प्रदर्शनों का एकदम केंद्र बन गया। स्रोत बताते हैं कि ये किसी राजनीतिक दल का आह्वान नहीं था, ये आम नागरिकों का गुस्सा था जो व्यवस्था से जवाब मांग रहा था। और मांगे क्या थी? सिर्फ दोषियों के लिए सजा या कुछ और भी? मांगे कई स्तर पर थीं। एक तो तात्कालिक मांग थी कि दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले, हाँ, वो तो थी। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी मांग महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की थी। लोग पुलिस प्रशासन की नाकामी पर, कानूनों की कमजोरी पर और समाज में जो एक पितृसत्तात्मक सोच फैली है, उस पर सवाल उठा रहे थे। नारे लग रहे थे, कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे और सरकार पर बहुत भारी दबाव बन रहा था कि वो कुछ ठोस कदम उठाए। हाँ। एक दिलचस्प बात ये भी है, जैसा कुछ विश्लेषण बताते हैं, कि इस मामले ने शायद इसलिए इतना लोगों को झकझोरा क्योंकि पीड़िता एक आम मध्य वर्गीय लड़की थी, जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, तो बहुत से लोग उससे खुद को रिलेट कर पाए। सही कहा। और अपराध की क्रूरता ने तो सबको हिला ही दिया था। बिल्कुल, उसने सामूहिक चेतना को जैसे झंझोड़ दिया था। इतने बड़े पैमाने पर जो जनाक्रोश था, उसे सरकार नजरअंदाज तो नहीं कर सकती थी। क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए फिर? निश्चित तौर पर सरकार भारी दबाव में थी, तो प्रतिक्रिया में कई कदम उठाए गए। एक महत्वपूर्ण घोषणा थी निर्भया फंड की स्थापना। हाँ, ये सुना था। स्रोतों के अनुसार इस फंड का उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा, उनके बचाव और पुनर्वास के लिए उनको इससे वित्तीय सहायता मिले। अच्छा। हालांकि बाद में इस फंड के इस्तेमाल और ये कितना प्रभावी रहा, इस पर सवाल भी उठे, लेकिन इसकी स्थापना अपने आप में एक बड़ा कदम माना गया उस वक्त। और कानूनी मोर्चे पे क्या हुआ? क्योंकि कानूनों को लेकर भी बहुत गुस्सा था लोगों में। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण कदम था क्रिमिनल लॉज में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करना। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। जस्टिस वर्मा कमेटी। हाँ, जी। इस जस्टिस वर्मा कमेटी को काम सौंपा गया कि वो यौन अपराधों से जुड़े जो मौजूदा कानून हैं, उनकी समीक्षा करे और उनमें सुधार के लिए सिफारिशें दे। और इस कमेटी ने रिकॉर्ड समय में सिर्फ 29 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सिर्फ 29 दिन में? हाँ, काफी तेजी से काम हुआ। हाँ, बहुत तेजी से। और उस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या थीं जो फिर कानून का हिस्सा बनी? कमेटी ने कई बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी सिफारिशें दी। इनमें से कई को सरकार ने माना भी और 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया। अच्छा, 2013 में ही? हाँ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कुछ प्रमुख बदलाव थे, जैसे बलात्कार की जो कानूनी परिभाषा थी, उसे और व्यापक बनाया गया। इसमें सिर्फ पेनाइल पेनिट्रेशन ही नहीं, बल्कि किसी भी वस्तु या शरीर के अंग द्वारा पेनिट्रेशन को भी शामिल किया गया। सहमति यानी कंसेंट की जो अवधारणा है, उसे और स्पष्ट किया गया। एसिड अटैक, पीछा करना यानी स्टॉकिंग और ताक झांक यानी वॉयरिज्म जैसे अपराधों के लिए नई धाराएं जोड़ी गईं और सजा को सख्त बनाया गया। ये पहले नहीं थे क्या इतने स्पष्ट रूप से? स्टॉकिंग और वॉयरिज्म जैसे अपराधों के लिए विशिष्ट धाराएं इस संशोधन से आईं। एसिड अटैक के लिए भी सजा बढ़ाई गई और कुछ मामलों में, खासकर अगर अपराध दोहराया गया हो या नाबालिगों के साथ क्रूर बलात्कार हो, तो मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया। अच्छा। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं रही, इसने दशकों पुराने कानूनों में बड़े और महत्वपूर्ण सुधारों को प्रेरित किया, जिसका आधार काफी हद तक जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें ही बनी। ये वाकई एक बड़ा बदलाव था जो सीधे तौर पर उस जनाक्रोश का नतीजा था। अब उन 6 अपराधियों की बात करते हैं। उनकी पहचान हुई, फिर सजा की प्रक्रिया कैसे चली? हाँ, पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया था। कौन थे ये लोग? इनमें बस का ड्राइवर था राम सिंह, उसका भाई मुकेश सिंह, एक जिम इंस्ट्रक्टर विनय शर्मा, फल विक्रेता पवन गुप्ता, बस हेल्पर अक्षय कुमार सिंह और एक, जैसा हमने पहले कहा, एक किशोर भी शामिल था। लेकिन इनकी जो कानूनी प्रक्रिया थी, वो अलग-अलग रास्तों पर चली। हाँ, वो किशोर वाला मामला था, उसमें क्या हुआ था? हाँ, वो जो लड़का था, घटना के समय उसकी उम्र 18 साल से कुछ महीने कम थी।
तो कानून के मुताबिक उस पर वयस्क अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता था। अच्छा, मतलब जुवेनाइल कोर्ट में। जी, उसे किशोर न्याय अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत डील किया गया। ये कानून जो उस समय लागू था, वो नाबालिग अपराधियों से जुड़े मामलों को देखता है और उसका फोकस सजा से ज्यादा सुधार पर होता है। तो उसे सजा क्या मिली? कानून के तहत उसे जघन्य अपराध के लिए जो अधिकतम सजा दी जा सकती थी वो सुनाई गई, जो कि 3 साल एक विशेष गृह मतलब सुधार गृह में बिताने की थी। 3 साल बस? हाँ, और 2015 में जब उसकी रिहाई हुई तो इसे लेकर काफी विवाद और विरोध प्रदर्शन भी हुए। कई लोगों का मानना था कि अपराध इतना गंभीर था कि ये सजा काफी नहीं है। इस मामले ने भारत में जुवेनाइल जस्टिस लॉ पर भी एक बड़ी बहस छेड़ दी, जिसके बाद कानून में संशोधन भी किए गए नाबालिग की उम्र सीमा को लेकर। और बाकी 5 वयस्क आरोपियों का क्या हुआ? उनमें से एक जो मुख्य आरोपी माना जा रहा था, बस ड्राइवर राम सिंह, उसने मार्च 2013 में मुकदमे के दौरान ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? जेल में? हाँ, स्रोत बताते हैं कि उसने अपनी कोठरी में फांसी लगा ली थी। हालांकि उसके परिवार और वकील ने हत्या का संदेह जताया था, लेकिन जांच में आत्महत्या की ही पुष्टि हुई। तो फिर बचे 4। उनके मुकदमे का क्या नतीजा निकला? बाकी 4 वयस्क दोषी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह, इन पर हत्या, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, सबूत मिटाने जैसे बहुत गंभीर आरोपों में मुकदमा चलाया गया। मामले की संवेदनशीलता और जन दबाव को देखते हुए सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था, मतलब मामले को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालत। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। जी, और सितंबर 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। 2013 में सजा सुना दी गई थी, लेकिन फांसी तो 2020 में हुई। इसमें इतना समय क्यों लग गया? 7 साल लग गए। बिल्कुल, यहीं पर भारतीय न्याय प्रक्रिया की जो जटिलता है वो सामने आती है, जिसका जिक्र स्रोत भी करते हैं। देखिए, फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी दोषियों के पास कई कानूनी विकल्प मौजूद थे। अच्छा, क्या विकल्प थे? उन्होंने निचली अदालत यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने 2014 में उनकी अपील खारिज कर दी और फांसी की सजा को बरकरार रखा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबी सुनवाई के बाद 2017 में उनकी अपीलों को खारिज कर दिया। 2017 में भी खारिज? फिर भी 3 साल लग गए। हाँ, क्योंकि इसके बाद भी उनके पास रास्ते थे। उन्होंने पुनर्विचार याचिकाएं यानी रिव्यू पिटिशंस डाली, वो भी खारिज हुई। फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिकाएं यानी मर्सी पिटिशंस दायर की। ओ, ये पूरी प्रक्रिया होती है। जी, इन सभी कानूनी प्रक्रियाओं में काफी समय लगा। एक एक करके सभी याचिकाएं खारिज होती गईं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 7.5 साल लग गए और आखिरकार जब सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए, तब 20 मार्च 2020 की सुबह उन चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में एक साथ फांसी दे दी गई। 7.5 साल जी, न्याय मिलने में? हाँ, और ये पूरी लंबी प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करती है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। पहला, क्या न्याय मिलने में जरूरत से ज्यादा देरी हुई? दूसरा, क्या कानूनी दांव-पेचों का इस्तेमाल सजा से बचने या उसे टालने के लिए किया गया? और जैसा हमने नाबालिग के मामले में देखा, क्या कानून हमेशा अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा सुनिश्चित कर पाता है? इन सवालों पर समाज में और कानूनी विशेषज्ञों के बीच बहुत बहस हुई और ये आज भी प्रासंगिक है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब इतने सालों बाद भी जब हम इस केस को देखते हैं, तो इसे इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? इसका स्थायी असर क्या रहा है? जैसा कि हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं और हमारी चर्चा से भी ये साफ है कि ये मामला सिर्फ एक और अपराध की दुखद कहानी भर नहीं है। ये भारतीय समाज और न्याय व्यवस्था के इतिहास में सबसे शायद निर्णायक और प्रभावशाली अध्यायों में से एक बन गया है। हाँ, ये तो है। इसकी जो अभूतपूर्व क्रूरता थी, उसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन इसका असर सिर्फ भावनात्मक नहीं था, इसने ठोस बदलावों को जन्म दिया। जैसे कि कानून में बदलाव? हाँ, इसने न केवल सरकार पर दबाव बनाकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानूनों को, जैसा हमने देखा, काफी हद तक सख्त बनाने पर मजबूर किया, बल्कि इसने महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सार्वजनिक जगहों पर मौजूदगी, उनकी यौन स्वायत्तता
और समाज में उनके बराबरी के दर्जे जैसे मुद्दों पर जो राष्ट्रीय बहस थी उसको हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब बातचीत का दायरा बढ़ गया, पहले जिन चीजों पर बात नहीं होती थी। निश्चित रूप से हम्म। इसने उन विषयों पर खुलकर सार्वजनिक बहस शुरू की जिन पर पहले या तो दबी जुबान में बात होती थी या जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। हम्म। इसने शहरी सुरक्षा की कमियों को, पुलिसिंग के तरीकों और उनकी जवाबदेही को, और हमारी न्यायिक प्रक्रिया की जो धीमी गति है, इन जैसी व्यवस्था की खामियों को भी बड़े पैमाने पर उजागर किया। सही। स्रोत बताते हैं कि इस घटना के बाद महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर मीडिया कवरेज और सामाजिक जागरूकता में एक स्पष्ट बढ़ोतरी देखी गई। निर्भया सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो महिला सुरक्षा और न्याय के लिए संघर्ष का एक प्रतीक बन गया। और हमने देखा कि कैसे दिसंबर 2012 की वो भयानक रात सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं थी, बल्कि उसने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। हमने समझा कि कैसे सड़कों पर उतरे आम लोगों के गुस्से ने बदलाव की एक चिंगारी जलाई, कैसे न्याय पाने के लिए एक लंबी और कई बार निराशाजनक लगने वाली कानूनी लड़ाई लड़ी गई। बहुत लंबी लड़ाई। हाँ, और कैसे अंततः इस एक घटना ने भारत में कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर कई महत्वपूर्ण बदलाव की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटना हमें लगातार एक दर्दनाक सबक याद दिलाती है कि कानून बनाना या उनमें संशोधन करना वो निसंदेह एक जरूरी और महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ये समाधान का सिर्फ एक हिस्सा है। हम्म। असली चुनौती जमीनी हकीकत को बदलने में है। लोगों की मानसिकता, सामाजिक पूर्वाग्रह और वो पितृसत्तात्मक ढांचा जो कहीं ना कहीं ऐसी हिंसा को संभव बनाता है या उसको बढ़ावा देता है। सही। इसे बदलना एक कहीं ज्यादा जटिल, धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और यहीं पर शायद हमें रुककर सोचने की जरूरत है क्या सोचने की जरूरत है? कि क्या वो कानूनी बदलाव और वो राष्ट्रीय बहस जो निर्भया कांड के बाद शुरू हुई, क्या उसने वास्तव में महिलाओं के लिए उस स्तर की सुरक्षा, सम्मान और बराबरी का माहौल बना पाया है जिसकी जरूरत आज भी उतनी ही शिद्दत से महसूस होती है? यह अभी भी सोच और व्यवस्था के स्तर पर एक बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस चर्चा के बाद भी विचार करने के लिए छोड़ जाता है।